नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अतुल सुभाष एआई इंजीनियर के 24 पन्ने के सुसाइड नोट ने कई गंभीर प्रश्न उठाए, जिस पर आज पूरे देश और दुनिया में विभिन्न मंचों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा न सिर्फ चर्चा हो रही है, बल्कि पूरा समाज, पूरा देश, यहां तक कि जुडिशियल सिस्टम भी आंदोलित है। जो प्रश्न उठाए वो प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। एक तो हमारा सिस्टम इस देश में हर बार इमोशंस पर, पब्लिक सेंटिमेंट्स पर से प्रभावित होता है। क्यों वेट करती है पुलिस, क्यों वेट करता है सिस्टम, क्यों वेट करता है जुडिशरी वैसे मामले पर प्राथमिकता से एक्ट करने में, जिसमें समाज उद्वेलित हो जाता है, मीडिया में चर्चा होने लगती है। इसके अलग अलग आयाम भी हैं, वो एक अलग विषय है। राहत की बात यह है कि निकिता सिंघानिया और उसका परिवार, भाई, उसकी माता, ये सबको बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जुडिशियल कार्रवाई प्रारंभ होगी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऐसे केसेस में, खास करके अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मामले में, कन्विक्शन बड़ा मुश्किल भी होता है। बहरहाल कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सुभाष का जो 24 पन्ने का नोट है और उसका जो वीडियो स्टेटमेंट है, ये डाइंग डिक्लेरेशन या डाइंग स्टेटमेंट भी माना जा सकता है, जिसको कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब जो नया एक्ट बना है इंडियन एविडेंस का, उसमें भी उसको तरजीह मिलेगी और एविडेंस के तहत उसको इस्तेमाल करके उसको कन्विक्शन कराया जा सकता है। दूसरा प्रश्न जो उठा है जुडिशियल सिस्टम पर, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहले यह समझना है कि जो जज इस मामले में जौनपुर अदालत की रीता कौशिक जी थी, जिन पर स्पष्ट रूप से आरोप लगा कि इन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। इनका जो पेशकार है वो 3 लाख रुपए रिश्वत का मांग किया डेट्स देने के लिए। तो इन पर अभी तक जो जानकारी मिली है कि न तो, अब मुझको ये पता नहीं है कि अतुल के भाई ने एफआईआर में इनका नाम क्यों नहीं दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात आनी चाहिए। अब पुलिस को कितना दम है, पुलिस कितना इंडिपेंडेंट काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन धारा 108 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, उसके तहत इन पर मामला दर्ज होना चाहिए। और इस जज साहिबा को सबसे पहले तो अपेक्षा ये सबकी है, समाज की अपेक्षा है कि इनको निलंबित किया जाना चाहिए। इस पर मैंने एक बार बात भी की थी कि कंट्रोल अपील जो रूल्स होता है सर्विस से रिलेटेड, उसमें ये बात स्पष्ट रहती है कि ऐसे मामलों में तुरंत उनका निलंबन होना चाहिए, अन्यथा वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो अभी तक इनका निलंबन नहीं हुआ है, ये बात समझ से परे है। दूसरी चीज कि इनके खिलाफ एफआईआर में इनका नाम आना चाहिए, वो भी नहीं आया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आता है या नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे लोग इसमें एक कानून का हवाला देते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 ये कानून है जो जजेस को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन वो बात स्पष्ट लिखी हुई है कि वो जो प्रोटेक्शन है उनको, एडिशनल प्रोटेक्शन टू द जजेस, यह सिर्फ लिखा हुआ है कि the judge for any act, thing or word committed, done or spoken by him when or in discourse or in course of acting or purporting to act in discharge of his official or judicial duty or function। तो ये रिश्वत की मांग करना और इस तरह की हरकत करना, ये जुडिशियल एक्शन या जुडिशियल फंक्शन या जुडिशियल ड्यूटी के तो परिधि में आता नहीं है। इसलिए देयर इज एवरी रीजन टू बिलीव कि इन जज साहिबा को निलंबन के साथ इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत सारे एनजीओ संगठनों ने इस संबंध में मांग भी की है। एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि इस मामले में
जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक राजेश शर्मा बनाम यूपी, स्टेट ऑफ यूपी में एक जजमेंट दिया था और गाइडलाइन निर्धारित किया था, उस गाइडलाइन पर भी अमल नहीं हुआ। और इसमें कौन दोषी है मुझे पता नहीं। ये जजमेंट उस वक्त के चीफ जस्टिस रहे ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो बाद में मुख्य न्यायाधीश भी हुए, आदर्श कुमार गोयल, इन लोगों ने ऑथर किया है इस जजमेंट को। इस जजमेंट के कुछ रेलिवेंट पार्ट को मैं बताने का प्रयास करता हूं। इसमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उस गाइडलाइंस को एक आम आदमी की तरह कैसे एक आम आदमी इसको समझे, यह मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। इसमें बहुत तरह के मामले को समझने के बाद कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के कारण जो मुकदमे आदि होते हैं, उसके लिए फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन स्वयं डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसके द्वारा गठित होना चाहिए। इस तरह के कोई कंप्लेन आए तो ये कमेटी उसको पहले अच्छे से देखेगा। इसमें कुछ मेंबर्स होंगे, उसमें सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हो सकते हैं, वर्किंग महिलाएं हो सकती हैं, रिटायर्ड अधिकारी हो सकते हैं, पारा लीगल वॉलेंटियर्स हो सकते हैं। अब ये पता नहीं जौनपुर में ये बना था या नहीं बना था, ये तो अब वहाँ के लोग बताएंगे। इसमें अन्य बातों के अलावा यह भी लिखा हुआ है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, इन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और इन लोगों को इस बात के लिए सेंसिटाइज किया जाएगा। जो मैजिस्ट्रेट या जो पुलिस ऑफिसर इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। एक और दो बात बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर कहा है कि इसका मतलब समझ लीजिए, इसमें इसका मतलब यह, मैं आम आदमी की तरफ समझने का प्रयास, बताने का प्रयास आपको करता हूँ। इसका मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए कि मैट्रिमोनियल केसेस में डिस्प्यूट्स होते हैं, तो जैसा कि अक्सर होता है कि वो व्यक्ति गया वकील साहब के पास, उन्होंने 3, 4, 5 केसेस ड्राफ्ट कर दिए। मेंटेनेंस का हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, आपको 498A जो पुराना IPC में था, वो अब सेक्शन 85 हो गया है BNS में। ये बहुत तरह के केसेस हो जाता है। इस गाइडलाइन में यह कहा गया था कि उस सारे केसेस को क्लब कर दीजिए ताकि उसका होलिस्टिक सुनवाई हो, एक साथ सुनवाई। इस अतुल सुभाष के मामले में तो ऐसा लगता है किया ही नहीं गया था। जैसे उनके फादर का बयान आ रहा है कि अभी भी उन पर 8 या 9 मुकदमे चल रहे हैं, तो उन मुकदमों को क्लब किया जाना चाहिए। तो इसमें यहाँ तक लिखा गया है कि ये माने बिना सोचे समझे और बिना नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड के सब पर वारंट निर्गत नहीं कर देना चाहिए, सबको जेल नहीं भेज देना चाहिए। कोई अगर विदेश में रहा तो माने एज ए मैटर ऑफ रूटीन लुकआउट नोटिस नहीं जारी कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ों को कहा गया है, लेकिन इन चीज़ों पर अमल होता है क्या? ये फैसला 27 जुलाई 2017 को निर्गत हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। मैं आम नागरिकों से भी कहूँगा, उन पीड़ित हस्बैंड से भी कहूँगा कि इस आदेश की प्रति अपने साथ रखिए, और यदि आपके साथ इस तरह का कोई वाकयात होता है तो मैं आपको इसका नंबर भी बता देता हूँ आपको, और मैं शेयर भी करने का प्रयास करता हूँ। यह आपके पास रहने चाहिए। यह का केस नंबर इस सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आप देख लीजिए, क्रिमिनल अपील नंबर 1265 1265 और 2017, राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसमें 8-9 गाइडलाइंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप पर इस तरह के मामले आते हैं तो आपको इस गाइडलाइन का सहारा लेना चाहिए। पहला, एक तो प्लेसेस ऑफ अकरेंस जहाँ होगा वहाँ FIR होगा, और FIR के पहले इस वेलफेयर इसमें कमेटी में जानी चाहिए, उसमें सारी बात की विवेचना होगी। वहाँ प्रयास करना चाहिए कि सेटलमेंट हो जाए, और जब से सेटलमेंट हो जाएगा तो सारे केसेस को खत्म कर देना है। इन्हें कि सेटलमेंट भी हो गया, केस भी चल रहा है, यहाँ पर अचानक से आप उसको जेल नहीं भेज दीजिएगा। इस तरह का कोई एक्शन नहीं करने का। इसमें पूरे डिटेल्स पढ़िए, मैंने इसको शेयर भी कर दिया है। इसका अभाव हुआ है। तीसरी चीज जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है इस अतुल सुभाष के आत्महत्या ने,
देखिए, कानून दो तरीके से बनते हैं। एक तो लेजिस्लेचर यानी या तो संसद या फिर राज्य का केस में विधान मंडलों में लेजिस्लेशन होते हैं, कानून बनते हैं, इनेक्ट होते हैं। दूसरा कि उच्चतर अदालतें मतलब हायर जुडिशरी वो स्ट्रिक्चर के माध्यम से सरकार को डायरेक्ट करते हैं। अब जैसे ये गाइडलाइंस है, अपेक्षा ये हो कि संसद जगे, और ये जो सेक्शन 85 है बीएनएस का, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और डॉरी एक्ट में मैंने बताया था, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर ही रहता है। ये उस तरह का प्रोविजन जैसा आतंकवादियों के साथ वो प्रोविजन रहता है, जैसा कि आपको इसमें ईडी के केस में जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज पर रहता है। तो क्या तरीका है, डॉरी प्रिवेंशन एक्ट में आप जो एक्यूज है उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग से इक्वेट कर रहे हैं, उसको आप टाडा से इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या तमाशा है। संसद में इसलिए बोला ना कि संसद का जो स्तर गिरा उसके कारण भी ये चीजें होती है। जुडिशियल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस को विंस, फैंसी और इमोशन से अलग होकर काम करना चाहिए। कोई घटना हुई एकदम इमोशनल सरचार्ज हो गया और ऐसे प्रोविजंस डाल दिए। इसलिए अतुल सुभाष के आत्महत्या ने झकझोर दिया है। अपेक्षा यह भी है कि इस गाइडलाइन को स्ट्रिक्चर के रूप में गवर्नमेंट ले और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डॉरी प्रिवेंशन एक्ट और ये सेक्शन 85 जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में, इसमें एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स करे, सेफ गार्ड लाइए। ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कोई टेररिस्ट एक्ट नहीं है, ये कोई टाडा नहीं लगा दीजिएगा, इसमें कोई मोकोका नहीं लगा दीजिएगा, इसमें कोई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं लगा दीजिएगा, ये कोई आतंकवादी नहीं है। लेकिन इन कानूनों के प्रोविजंस को इस तरीके से किए गए हैं कि इसका फायदा ससुराल वाला पक्ष उठाता है। और जिस तरीके से अब मैं देख रहा था कि अब तो जौनपुर में इस पर आंदोलन शुरू हो गया, कुछ एनजीओ भी खड़ा हो गया है कि अगर महिला आयोग बनाया तो पुरुष आयोग भी बनाए। ठीक है, वो एक बात अलग है, लेकिन अगर कानून में, अगर हमारे सिस्टम में, अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में यहां तक लिखा हुआ कि जो पुलिस ऑफिसर इसका इन्वेस्टिगेट करेगा उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसको इन तरह की चीजों में उसको एम्पावर करना चाहिए, किस तरह से बात करेगा, कैसे कर्टियसली बात करेगा, वो कोई अपराधी नहीं है। लेकिन यहां तो बस वो जिसको बोलता है बस एक ही लाठी से सबको हाँक देना है। इसलिए समय आ गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री इस बात को संज्ञान में लें और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 को, डॉरी प्रिवेंशन एक्ट को, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को, इन सभी को अमेंड करके, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में गाइडलाइंस दिए हैं इनको कानून में इनकॉर्पोरेट करें और एक ऐसा सेफ गार्ड बनाए कि सबको जस्टिस मिले। किसी पर एट्रोसिटी गलत है, चाहे वो महिला पर एट्रोसिटी हो रहा हो, चाहे पुरुष पर एट्रोसिटी हो रहा हो, हम और समाज को भी जागने की जरूरत है। आफ्टर ऑल जिस समाज में हम रह रहे हैं, हर चीज कानून से नहीं हो सकता है। किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं। हमारे एक परिचित के साथ एक अजीब घटना हुई। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, नाम लेना उचित नहीं होगा। उनके बेटे ने लव मैरिज किया कहीं दिल्ली में, इकलौता बेटा था। उसके बाद उस बेटे को उस महिला ने बिल्कुल एकदम ओवर पावर करके, इमोशनली एकदम सरचार्ज करके कहा कि पिताजी ये घर जो आप बनाए हैं पटना में, ये हमको दे दीजिए, इस पर लोन लेंगे और कुछ बिजनेस करेंगे। पिता ने सोचा कि इकलौता बेटा है, जज साहब नाम से दे दिया प्रॉपर्टी। उसका कुछ दिन के बाद उस महिला ने, उसकी पत्नी ने उसको न जाने कैसे उस पर जादू चलाया और वो प्रॉपर्टी अपने नाम से करा ली और उसके बाद वो डाइवोर्स कर दी। अब ये जज साहब उनके बेटे किराए का मकान में रह रहे हैं पटना में। ये किस तरह का समाज हम बना रहे हैं। इन सभी चीजों पर व्यापक बहस और मीडिया से भी आग्रह है कि फिल्मों से भी आग्रह है। जिस तरह के चीज दिखाए जा रहे हैं, इस समाज को परवर्सन की ओर ले जा रहा है। इस व्यापक प्रश्न को मैं पब्लिक डोमेन में छोड़कर आपसे विदा लेता हूं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।